तो दोस्तों कॉन्स्टेंटाइन 2, जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी है जो कि हमें 2026 में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट है 2001 से 5 में अमेरिकन इस मूवी का, जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई थी और उसके बाद हमें इसका दूसरा पार्ट देखने को मिल सकता है। उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसके सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हम एक तरह से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, यानी टोटल मिलाकर
पूरी जो एक तरह से इन्फॉर्मेशन है आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। फ्रांसिस लॉरेंस द्वारा निर्देशित 2005 की अमेरिकी सुपर हीरो हॉरर फिल्म है। ब्रॉडबिन की एक कहानी से केविन ब्रॉडबिन और फ्रैंक कैपेलो द्वारा लिखित यह डीसी कॉमिक्स, वर्टिगो कॉमिक्स, हेलब्लेजर ग्राफिक उपन्यासों पर आधारित है। फिल्म में कीनू रीव्स ने जॉन कॉन्स्टेंटाइन की भूमिका, जो एक सन की ओझा है जो आधे स्वर्गदूतों और आधे राक्षसों को उनके वास्तविक रूपों में देखने और उनसे संवाद करने और पृथ्वी और नर्क के बीच यात्रा करने की क्षमता रखता है। रैचल वीज, शिया लाबियोफ, टिल्डा स्विंटन, प्रूइट टेलर विंस, जिमोन हॉन्सो, गेविन रॉसडेल और पीटर स्टॉर्मारे भी शामिल है। कॉन्स्टेंटाइन को संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 फरवरी 2005 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और 70 भी $100 मिलियन के बीच उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $230.9 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद के वर्षों में इसने एक लोकप्रियता हासिल कर ली है। 2022 में एक सीक्वल की घोषणा की गई थी और वर्तमान में यह विकास में है। कथानक। मेक्सिको में एक खंडहर चर्च में एक सफाईकर्मी उस भाले की नोक को पुनः प्राप्त करता है जिसने ईसा मसीह को छेदा था, और वश में होने के बाद इसे लॉस एंजलिस ले जाता है। वहां सन की जादू विशेषज्ञ जॉन कॉन्स्टेंटाइन ने एक युवा लड़की के माध्यम से पृथ्वी पर आने के प्रयास को देखने के बाद उसमें से एक राक्षस को भगाया, कुछ ऐसा जो स्वर्ग और नर्क के बीच एक संधि के कारण असंभव होना चाहिए। टर्मिनल फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित कॉन्स्टेंटाइन ने आधी नस्ल के देवदूत गैब्रियल से मिलकर नर्क की सेनाओं को निर्वासित करने के अपने काम के बदले में अपने जीवन के विस्तार का अनुरोध किया। गैब्रियल ने जवाब दिया कि स्वार्थी कारणों से अच्छे कर्म करने से स्वर्ग में उसका रास्ता सुरक्षित नहीं होगा। अन्यत्र जासूस एंजेला डॉटसन अपनी जुड़वा बहन इसाबेल की मौत की जांच करती है, जो एक मनोरोग अस्पताल की छत से कूद गई थी। एंजेला ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी बहन एक कट्टर कैथोलिक आत्महत्या कर लेगी और खुद को नर्क में भेज देगी। सुरक्षा फुटेज देखते हुए एंजेला ने इसाबेल को कॉन्स्टेंटाइन कहते हुए सुना और उसकी सहायता मांगी। वो तब तक मदद करने से इनकार कर देता है जब तक कि वो राक्षसों को एंजेला का पीछा करते हुए नहीं देख लेता और उन्हें रोक नहीं लेता। वो इसाबेल को नर्क में देखने के लिए एक अनुष्ठान का उपयोग करता है और पुष्टि करता है कि उसने खुद को मार डाला। कॉन्स्टेंटाइन ने एंजेला को बताया कि उसने एक किशोर के रूप में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह अलौकिक प्राणियों को देखकर सदमे में था, और यद्यपि वह पुनर्जीवित हो गया था, जब वो मर गया तो उसके आत्महत्या के प्रयास ने उसे नर्क में भेज दिया। मुर्दा घर में कॉन्स्टेंटाइन के दोस्त फादर हेनेसी को इसाबेल की कलाई पर एक प्रतीक मिलता है, लेकिन आधे नस्ल के दानव बल्थाजार ने उसे मार डाला। कॉन्स्टेंटाइन और एंजेला को पता चला कि हेनेसी ने उन्हें ढूंढने के लिए अपने हाथ में प्रतीक बना लिया था। एंजेला को इसाबेल के अस्पताल के कमरे में हेल्स बाइबल के एक अध्याय से संबंधित एक सुराग भी मिला। बल्थाजार द्वारा मारे जाने से पहले कॉन्स्टेंटाइन के सहयोगी बीमन ने जोड़े को बताया कि प्रतीक मसीह विरोधी मैमन, लूसीफर के बेटे का प्रतिनिधित्व करता है, और अध्याय में भविष्यवाणी की गई है कि वो शक्तिशाली मानसिक और दैवीय सहायता का उपयोग करके अपने पिता को हड़प लेगा और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। मानसिक रोगी इसाबेल ने मैमन को रोकने के लिए खुद को मार डाला। एंजेला ने खुलासा किया कि उसके पास इसाबेल जैसी शक्तियां थीं, लेकिन उसने अपनी बहन की तरह पागल समझे जाने से बचने के लिए उनका दमन किया। कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को मृत्यु के निकट का अनुभव उत्पन्न करके उसकी शक्तियों को फिर से जागृत करने में मदद करती है, और वो उनका उपयोग बल्थाजार को खोजने के लिए करती है। कॉन्स्टेंटाइन ने बल्थाजार से पूछताछ की और पता चला कि भाले की नोक पर ईसा मसीह का खून मैमन की दिव्य सहायता है और एंजेला को उसके नए मेजबान के रूप में चुना गया है। एक अदृश्य इकाई बल्थाजार को नष्ट कर देती है और एंजेला का अपहरण कर लेती है, जिस पर मैमोन का कब्जा हो जाता है। डायन डॉक्टर पापा मिडनाइट की मदद से कॉन्स्टेंटाइन मनोरोग अस्पताल में एंजेला का पता लगाने के लिए दृष्टि उत्पन्न करता है। अपने ड्राइवर और प्रशिक्षु चार्ल्स क्रेमर के साथ कॉन्स्टेंटाइन ने खुद को हथियारबंद कर लिया और इमारत पर हमला कर दिया, एंजेला के राक्षसों की भीड़ से लड़ते हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉन्स्टेंटाइन और चार्ल्स ने मैमन को उससे दूर कर दिया है, लेकिन चार्ल्स को अदृश्य शक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जिसका नाम गैब्रियल बताया गया है।
मानवता के प्रति ईश्वर के पक्षपात और यहाँ तक कि सबसे दुष्टों के लिए क्षमा से नाराज गैब्रियल ने पृथ्वी पर नर्क लाने का इरादा किया, ताकि जो लोग बच जाएं वे वास्तव में उसके प्रेम के योग्य बन जाएं। गैब्रियल ने कॉन्स्टेंटाइन को दूर फेंक दिया और मैमोन को मुक्त करने के लिए एंजेला को भाले की नोक से छेदने की तैयारी की। हताश, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली, ये जानते हुए कि लूसीफर व्यक्तिगत रूप से उसे लेने आएगा। समय रुक जाता है और कॉन्स्टेंटाइन लूसीफर को हस्तक्षेप करने और मैमन को रोकने के लिए मना लेता है। गैब्रियल लूसीफर को मारने का प्रयास करता है, लेकिन पाता है कि वो ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास अब दैवीय सुरक्षा नहीं है। इसे महसूस करते हुए लूसीफर ने मैमोन को वापस नर्क में भेजने से पहले गैब्रियल के पंख जला दिए। लूसीफर अनिच्छा से उसकी सहायता के लिए कॉन्स्टेंटाइन को पुनर्जीवित करने की पेशकश करता है, लेकिन इसके बजाय वो इसाबेल को स्वर्ग भेजने के लिए कहता है। लूसीफर ने इसाबेल को रिहा कर दिया, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन अपने निस्वार्थ बलिदान के लिए स्वर्ग की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। क्रोधित होकर लूसीफर ने कॉन्स्टेंटाइन को पुनर्जीवित किया और उसके कैंसर को हटा दिया, ये विश्वास करते हुए कि समय के साथ वो साबित कर देगा कि वो नर्क में है। कॉन्स्टेंटाइन ने जाने से पहले अब मरणासन्न गैब्रियल को घूंसा मारा और एंजेला को भाले की नोक हासिल करने का काम सौंपा। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में कॉन्स्टेंटाइन चास की कब्र पर जाता है और चास को देवदूत रूप में देखता है। कास्ट करें जॉन कॉन्स्टेंटाइन के रूप में कीनू रीव्स। मानव स्तर पर आधे स्वर्गदूतों और आधे राक्षसों के वास्तविक दृश्य को समझने की क्षमता वाला एक सनकी ओझा। जॉन को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए नर्क में भेजा गया, एक नश्वर पाप, और उसे अंतिम फेफड़ों का कैंसर है। युवा जॉन कॉन्स्टेंटाइन के रूप में कॉनर डायलन व्रिन, जॉन कॉन्स्टेंटाइन के बच्चे के रूप में क्विन बुनियल, एंजेला डॉटसन के रूप में रैचल वीज, एक परेशान एलएपीडी जासूस जो अपनी जुड़वा बहन इसाबेल वीज द्वारा चित्रित की आत्महत्या की जांच कर रही है। वीज ने लूसीफर के बेटे मैमोन का भी चित्रण किया है, जिसके पास अपने पिता के नर्क के शासन के लिए धैर्य नहीं है और वो पृथ्वी पर शासन करने के लिए भागने के साधन के रूप में एंजेला के शरीर का उपयोग करता है। चास क्रेमर के रूप में शिया लाबियोफ, कॉन्स्टेंटाइन का ड्राइवर और प्रशिक्षु। चास को जादू टोने में गहरी रुचि है और कॉन्स्टेंटाइन से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए वो जब भी संभव हो उसकी मदद करता है। गैब्रियल के रूप में टिल्डा स्विंटन, मानवता के प्रति तिरस्कार रखने वाला एक आधा नस्ल महादूत जो पृथ्वी पर नर्क लाने के साधन के रूप में मैमन को मुक्त करने की साजिश रचता है। फादर हेनेसी के रूप में प्रूइट टेलर विंस, एक अनिद्राग्रस्त शराबी पुजारी जो मृतकों के साथ संवाद करने की क्षमता रखता है। वह आवाज़ों को बाहर रखने के लिए एक सुरक्षात्मक आकर्षण पहनता है। पापा मिडनाइट के रूप में जिमोन होसो, एक पूर्व जादूगर चिकित्सक जिसने एक बार नर्क के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तटस्थता की शपथ लेने के बाद, जब तक कि एक पक्ष को शक्ति का संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए, उन्होंने स्वर्ग और नर्क के बीच युद्ध के दोनों पक्षों के लिए तटस्थ बैठक मैदान के रूप में काम करने के लिए एक नाइट क्लब खोला। बल्थाजार के रूप में गेविन रॉसडेल, एक आधी नस्ल का दानव और लूसीफर का पुत्र। कॉन्स्टेंटाइन के साथ उनके व्यक्तिगत इतिहास में उनकी विशेष रुचि है। लूसीफर के रूप में पीटर स्टॉर्मारे, एक गिरा हुआ महादूत जो सभी मानव जाति की आत्माओं के लिए भगवान के साथ छद्म युद्ध में है और नर्क का शासक है। पृथ्वी पर शैतान या शैतान के रूप में उसका भय माना जाता है। राक्षसों के खिलाफ कॉन्स्टेंटाइन की कई लड़ाइयों के कारण लूसीफर कॉन्स्टेंटाइन से इतनी घृणा करता है कि कॉन्स्टेंटाइन की आत्मा ही एकमात्र ऐसी आत्मा है जिसे वह व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा करने आएगा। बीमन के रूप में मैक्स बेकर, विदेशी गुप्त सामग्रियों और कीड़ों के व्यापक ज्ञान के साथ कॉन्स्टेंटाइन का एक मित्र। वह कॉन्स्टेंटाइन को पवित्र वस्तुएं और जानकारी दोनों प्रदान करता है। फादर गैरेट के रूप में फ्रांसिस गिनीन, एक पादरी, एंजेला इसाबेल को कैथोलिक रूप से दफनाने के बारे में बात करती है। जॉस जुनिगा डेट के रूप में वीज, एंजेला का साथी। मैनुअल के रूप में जेसी रामिरेज, एक मेहतर और खजाना शिकारी जो भाग्य का भाला ढूंढता है, जो विभिन्न शक्तियां प्रदान करता है और उसे ट्रांस जैसी स्थिति में रखता है। डॉक्टर आर्चर के रूप में अप्रैल ग्रेस, कॉन्स्टेंटाइन के डॉक्टर। तानोई रीड, मिडनाइट क्लब में बाउंसर के रूप में। बार में पानी को शराब में बदलने वाले एंजल के रूप में डोमिनो हार्वे।
इसके अतिरिक्त मिशेल मोनागन ने एली के रूप में कई दृश्य फिल्माए। एक आधी नस्ल का राक्षस कॉन्स्टेंटाइन जिसके साथ सोता है और जानकारी मांगता है, जो हेलब्लेजर कॉमिक्स में इसी नाम के एक सक्कूबस पर आधारित है। हालांकि तैयार फिल्म में भूमिका में अस्पताल में आधे नस्लों के समूह के साथ कॉन्स्टेंटाइन के चरम टकराव के दौरान दो संक्षिप्त शॉट और संवाद की एक पंक्ति, पवित्र जल, शामिल है। निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने कहा कि एली का कॉन्स्टेंटाइन के साथ संबंध तोड़ दिया गया ताकि वो एक अकेला चरित्र बन जाए। उत्पादन जून 1985 में रिलीज हुई द सागा ऑफ स्वैम्प थिंग नंबर 37 में जॉन कॉन्स्टेंटाइन के चरित्र को कॉमिक बुक लेखक निर्माता एलन मूर द्वारा पेश किया गया था। 1988 में चरित्र को डीसी द्वारा प्रकाशित अपनी कॉमिक बुक शीर्षक हेलब्लेजर दिया गया था। कॉमिक्स निर्माता लॉरेन शूलर डोनर ने 1997 में फिल्म का विकास शुरू किया। पॉल हंटर 1999 में निर्देशन से जुड़े थे और 2001 में उनकी जगह तरसेम सिंह ने ले ली। वार्नर ब्रदर्स ने 2002 में निकोलस के साथ फिल्मांकन शुरू करने की उम्मीद की थी। केज मुख्य भूमिका में थे, लेकिन सिंह ने फिल्म छोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने खुद और वार्नर ब्रदर्स द्वारा दायर किए गए मुकदमों का विरोध किया। कीनू रीव्स 2002 में फिल्म से जुड़ गए। जॉन कॉन्स्टेंटाइन के मूल निर्माता एलन मूर निराश थे उनकी कॉमिक्स फ्रॉम हेल और द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन के पिछले रूपांतरणों द्वारा, और इस फिल्म के साथ श्रेय देने या संबद्ध होने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी रॉयल्टी चरित्र के अन्य रचनाकारों के बीच वितरित की जाए। कॉन्स्टेंटाइन ने गर्थ एनिस की डेंजरस हैबिट्स कहानी के कुछ तत्वों को कॉमिक 45-46 और अन्य से शामिल किया, जैसे कि ओरिजिनल सिंस ट्रेड पेपरबैक से पापा मिडनाइट को शामिल करना। क्लाइव बार्कर की हेलराइजर फिल्मों के साथ भ्रम से बचने के लिए फिल्म का शीर्षक हेल ब्लेजर से बदलकर कॉन्स्टेंटाइन कर दिया गया। वास्तव में कॉमिक श्रृंखला का नाम मूल रूप से हेलराइजर रखा जाने वाला था, लेकिन पहली हेलराइजर फिल्म के साथ भ्रम से बचने के लिए इसका नाम भी बदल दिया गया, जो हेल ब्लेजर की शुरुआत से 1 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म ने स्रोत सामग्री के कई पहलुओं को बदल दिया। एक के लिए ये इंग्लैंड के बजाय लॉस एंजलिस में सेट किया गया था, जिसे निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने यह दावा करके उचित ठहराया कि कॉमिक बुक विशेष रूप से लंदन में सेट नहीं थी। रीव्स ने वास्तविक जीवन के अमेरिकी लहजे और काले बालों के साथ जॉन कॉन्स्टेंटाइन की भूमिका निभाई, जबकि कॉमिक्स में चरित्र गोरे संगीतकार स्टिंग जैसा दिखता था और लिवरपूल से आया था। फिल्म के लिए कॉन्स्टेंटाइन को आधी नस्लों को देखने की मानसिक क्षमता भी दी गई थी और इसके कारण उन्हें आत्महत्या का प्रयास करना पड़ा, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। जो कॉमिक्स में के लिए सजा थी एक राक्षस को बुलाना जिसने एक युवा लड़की को मार डाला। इसके अतिरिक्त फिल्म में फेफड़ों के कैंसर की कथानक के समाधान में संशोधन किया गया ताकि लूसीफेर स्वेच्छा से बचाए गए कॉन्स्टेंटाइन को बचा सके, ताकि उसे गिरने का दूसरा मौका मिल सके, बजाय इसके कि उसे ऐसा करने के लिए धोखा दिया जाए। नर्क, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया। निर्देशक लॉरेंस ने फिल्म की नर्क की अवधारणा को अभी हमारे आसपास जो है उसके भूगोल पर आधारित करने का निर्णय लिया। उन्होंने आगे बताया, यह वास्तव में मेरे और दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक और प्रोडक्शन डिजाइनर का एक संयोजन था, और सभी कारों में बढ़ रहे जैविक विकास और यह कैसा दिखता है और रंग पैलेट के साथ आ रहा था। और हमने 1940 के दशक के परमाणु विस्फोटों की परमाणु परीक्षण फिल्मों को देखना शुरू कर दिया, और बस ये निर्णय लिया कि यह बहुत अच्छा होगा यदि परिदृश्य न केवल इन प्राणियों के साथ हिंसक हो बल्कि वातावरण भी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि यह एक प्रकार का शाश्वत परमाणु विस्फोट था, सिवाय इसके कि वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह शाश्वत है और यह लगातार चल रहा है। फ्रांसिस लॉरेंस एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्माता है। खुद को संगीत, वीडियो और विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में स्थापित करने के बाद लॉरेंस ने सुपर हीरो थ्रिलर कॉन्स्टेंटाइन 2005 के साथ फीचर लेंथ निर्देशन की शुरुआत की, और तब से पोस्ट एपोकैलिक हॉरर फिल्म आई एम लेजेंड 2007, रोमांटिक ड्रामा वाटरफॉर का निर्देशन किया है। हाथी 2011, द हंगर गेम्स फिल्म श्रृंखला की 5 फिल्मों में से 4, और जासूसी थ्रिलर रेड स्पैरो 2018। प्रारंभिक जीवन। लॉरेंस का जन्म ऑस्ट्रिया के वियना में अमेरिकी माता पिता के यहाँ हुआ था। उनके पिता एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज में पढ़ाते थे, और उनकी माँ उनके गृहनगर में स्थित एक जनसंपर्क एजेंसी में प्रौद्योगिकी की उपाध्यक्ष हैं। वो 4 साल की उम्र में लॉस एंजलिस चले गए। लॉरेंस ने लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी फिल्म स्कूल में फिल्म निर्माण में स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले
एलन मोयल द्वारा निर्देशित फीचर पंप अप द वॉल्यूम में दूसरे सहायक कैमरा के रूप में काम किया। करियर उन्होंने 1993 में एंटोन वासिल द्वारा निर्देशित फीचर मार्चिंग आउट ऑफ टाइम में पहले सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इसके बाद लॉरेंस संगीत वीडियो के सह निर्देशन में पूर्व सहपाठी माइकल जेसन रोसन के साथ शामिल हो गए। लॉरेंस ने सैन जोस बैंड ए वेस्टर्न फ्रंट के लिए अपना पहला संगीत वीडियो निर्देशित किया। रोसन और लॉरेंस ने एक अन्य पूर्व सहपाठी जेफरी माइकल कटर के साथ कुल $3000 में 2 वीडियो बनाए और उनकी शूटिंग की। लॉरेंस, रोसन और कटर ने एटिको रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष और टाइडल फोर्स ड्रमर माइकल ब्लेकी के लिए उस बैंड के एकल ए मैन राइड्स थ्रू के लिए एक वीडियो भी बनाया। जल्द ही लॉरेंस अपनी मौलिक और कल्पनाशील संगीत वीडियो स्क्रिप्ट और दृश्य निर्देशन शैली के लिए जाने जाने लगे। वो अंततः एक प्रमुख नई प्रोडक्शन कंपनी में शामिल हो गए और संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में उनके सफल करियर में रिहाना, ग्रीन डे, ब्रिटनी स्पीयर्स, ब्लैक आइड पीज, जेजेड, मेलानी सी, एवरिल लविग्ने, एरोस्मिथ, जेनेट जैक्सन, जेनिफर लोपेज जैसे सितारों के साथ काम करना शामिल है। लेडी गागा, फास्ट बॉल, लीसा मैरी प्रेस्ली, डेस्टिनीज चाइल्ड, गार्बेज, ग्वेन स्टेफनी, शकीरा, पिंक, नेली फर्टाडो, एन वोग, मोनिका, मिस्सी इलियट, जस्टिन टिम्बरलेक और बैकस्ट्रीट बॉयज। 2002 में उन्होंने शकीरा के सुएर्टे संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु संगीत वीडियो का लैटिन ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्होंने कोका कोला, लोरियाल, केल्विन क्लेन, पेप्सी कोला, मेबेलिन, किड्स फुटलॉकर, बकार्डी, मैकडॉनल्ड्स, जीएपी, बड लाइट, कवर गर्ल, ओल्ड्स मोबाइल और डिज्नीलैंड जैसे ग्राहकों के लिए कई विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है। 2005 में उनकी पहली फीचर फिल्म कॉन्स्टेंटाइन थी, जो हेलब्लेजर कॉमिक बुक पर आधारित थी, जिसमें कीनू रीव्स ने अभिनय किया था। 2007 में उन्होंने विल स्मिथ के साथ आई एम लेजेंड का निर्देशन किया। 2011 में उन्होंने वाटर फॉर एलिफेंट्स का निर्देशन किया। 2012 में लॉरेंस ने फॉक्स पैरानॉर्मल सीरीज टच के पायलट एपिसोड का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया। वह वर्तमान में डीएनए इंक के साथ अनुबंधित है। 2011 में उन्होंने लेडी गागा के बैड रोमांस संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो शॉर्ट फॉर्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। अप्रैल 2012 में लायंसगेट ने घोषणा की कि लॉरेंस को उपन्यास कैचिंग फायर के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। किताब और फिल्म जेनिफर लॉरेंस अभिनीत ब्लॉकबस्टर हिट द हंगर गेम्स की अगली कड़ी थी। द हंगर गेम्स के इस फिल्म रूपांतरण का निर्देशन गैरी रॉस द्वारा किया गया था और दोनों उपन्यास सुजैन कॉलिंस द्वारा लिखे गए थे। 3 मई 2012 को लॉरेंस को फिल्म के निर्देशक के रूप में आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई। वो श्रृंखला के 2 अंतिम भागों द हंगर गेम्स मॉकिंगजे भाग 1 2014 और भाग 2 2015 का निर्देशन करने के लिए लौट आए। लॉरेंस वर्तमान में चक पलानियुक के उपन्यास सर्वाइवर के फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे हैं। लॉरेंस ने रेड स्पैरो का निर्देशन किया, जो जेसन मैथ्यूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, और इसमें द हंगर गेम्स स्टार जेनिफर लॉरेंस और जोएल एडगर्टन शामिल हैं। ये फिल्म 2 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। लॉरेंस ने अप्रैल 2020 में मूल लेखिका सुजैन कोलिंस के हंगर गेम्स प्रीक्वल उपन्यास के रूपांतरण द बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक्स का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म 17 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। मार्च 2021 में उनकी अबाउट ब्लैंक प्रोडक्शन कंपनी ने न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स के साथ एक सौदा किया। उनका पहला प्रोजेक्ट नवंबर 2021 में घोषित फिलिप के डिक के उपन्यास वल्कन हैमर का रूपांतरण होगा। मार्च 2022 में ये घोषणा की गई थी कि लॉरेंस केविन जे एंडरसन के एक फीचर रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। स्टीवन एल सीयर्स का स्टेलाग एक्स जॉय विल्किंसन द्वारा लिखा जाएगा। अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई थी कि लॉरेंस एप्पल टीवी प्लस के लिए चीफ ऑफ वॉर के कार्यकारी निर्माताओं में से एक होगा। अगस्त 2022 में द रैप ने बताया कि लॉरेंस ने 2K गेम्स फ्रेंचाइजी से प्रेरित बायोशॉक के एक रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ हस्ताक्षर किए थे। उसी वर्ष सितंबर में डेडलाइन ने बताया कि निर्देशक कॉन्स्टेंटाइन की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए भी लौटेंगे। फिल्मोग्राफी मुख्य लेख फ्रांसिस लॉरेंस वीडियोग्राफी वर्ष शीर्षक वितरक 2005 कॉन्स्टेंटाइन वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स 2007 मैं महान हूं 2011 हाथियों के लिए पानी 20वीं सेंचुरी फॉक्स 2013 द हंगर गेम्स
कैचिंग फायर, लॉयंस गेट। 2014 द हंगर गेम्स, मॉकिंगजे भाग 1। 2015 द हंगर गेम्स, मॉकिंगजे भाग 2। 2018 लाल गौरैया, 20वीं सेंचुरी फॉक्स। 2022 स्लम्बरलैंड, नेटफ्लिक्स। 2023 द हंगर गेम्स, द बैलेड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स, लॉयंस गेट। जॉन कॉन्स्टेंटाइन हेलब्लेजर जनवरी 1988 से डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक अमेरिकी समकालीन हॉरर कॉमिक बुक श्रृंखला है और उसके बाद मार्च 1993 से इसके वर्टिगो इम्प्रिंट द्वारा प्रकाशित किया गया था, जब प्रिंट पेश किया गया था। इसका केंद्रीय चरित्र सड़क पर चलने वाला अंग्रेजी जादूगर और ठग जॉन कॉन्स्टेंटाइन है, जिसे एलन मूर और स्टीफन आर बिसेट ने बनाया था और पहली बार स्वैम्प थिंग वॉल्यूम 2 नंबर 37 जून 1985 में एक सहायक चरित्र के रूप में दिखाई दिया था। रचनात्मक टीम उस शीर्षक पर चल रही है। हेलब्लेजर जनवरी 1988 से लगातार प्रकाशित हो रहा था और यह वर्टिगो का सबसे लंबे समय तक चलने वाला शीर्षक था, जो छाप के लॉन्च से एकमात्र शेष प्रकाशन था। 2013 में श्रृंखला अंक 300 के साथ समाप्त हुई और इसकी जगह कॉन्स्टेंटाइन ने ले ली, जिसने चरित्र को मुख्य धारा के डीसी यूनिवर्स में लौटा दिया। डीसी ब्लैक लेबल ब्रांड के तहत कॉमिक्स की द सैंडमैन यूनिवर्स लाइन के हिस्से के रूप में मूल श्रृंखला को नवंबर 2019 में 12 मुद्दों के लिए पुनर्जीवित किया गया था। अपने बेहद निराशावादी लहजे और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध इस श्रृंखला ने एक फिल्म रूपांतरण, टेलीविजन शो, उपन्यास और कई स्पिन ऑफ और क्रॉसओवर को जन्म दिया है। ये श्रृंखला सबसे लंबे समय तक चलने वाली और डीसी के वर्टिगो छाप के सबसे सफल शीर्षकों में से एक थी और कई ब्रिटिश लेखकों के लिए शुरुआती कदम थी। श्रृंखला में योगदान देने वाले उल्लेखनीय लेखकों में जेमी डेलानो, गार्थ एनिस, एडी कैम्बल, पॉल जेनकिंस, वॉरेन एलिस, ग्रांट मॉरिसन, नील गैमन, ब्रायन एजारेलो, माइक कैरी, डेनिस मीना, एंडी डिगल और पीटर मिलिगन शामिल है। हेलब्लेजर पहली आधुनिक गुप्त जासूसी कथाकृतियों में से एक थी और इसने आने वाली शैली को काफी प्रभावित किया। उत्पादन इतिहास। कॉमिक बुक श्रृंखला स्वैम्प थिंग में जॉन कॉन्स्टेंटाइन की उपस्थिति पर अनुकूल पाठक प्रतिक्रिया के बाद, जहां उन्हें लेखक एलन मूर द्वारा पेश किया गया था, चरित्र को 1988 में अपनी कॉमिक बुक श्रृंखला दी गई थी। श्रृंखला का उद्देश्य था हेलराइजर शीर्षक रखने के लिए, लेकिन क्लाइव बार्कर की इसी नाम की असंबंधित फिल्म की समसामयिक रिलीज के कारण प्रकाशन से पहले इस शीर्षक को संशोधित किया गया था। प्रारंभिक लेखक जेमी डेलानो अपने शब्दों में शीर्षक के परिवर्तन के बारे में काफी अस्पष्ट थे। प्रारंभिक रचनात्मक टीम लेखक जेमी डेलानो और कलाकार जॉन रिडवे थे, जिसमें डेव मैकेन विशिष्ट चित्रित और कोलाज कवर की आपूर्ति करते थे। डेलानो ने चरित्र में एक राजनीतिक पहलू पेश किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा, आमतौर पर मुझे 1980 के दशक के ब्रिटेन पर टिप्पणी करने में दिलचस्पी थी। वह जगह थी जहां मैं रह रहा था। यह बकवास था और मैं हर किसी को बताना चाहता था। मूल रूप से एक नियमित डीसी कॉमिक्स शीर्षक के रूप में प्रकाशित पुस्तक मार्च 1993 में छाप के लॉन्च के साथ वर्टिगो शीर्षक बन गई। श्रृंखला का अंक 63। अक्टूबर 2011 में यह घोषणा की गई थी कि यह जनवरी 2012 में शुरू होने वाले भौतिक रिलीज के दिन ही डिजिटल रूप से प्रकाशित होने वाले डीसी शीर्षकों में शामिल हो जाएगा। रचनात्मक कार्मिक मुख्य लेख हेलब्लेजर, रचनाकारों की सूची। कई लेखकों ने श्रृंखला पर लंबे समय तक रन बनाए, जैसे कि गार्थ एनिस और माइक कैरी, जिन्होंने क्रमशः पुस्तक पर दूसरे और तीसरे सबसे लंबे समय तक रन बनाए, केवल पीटर मिलिगन के बाद। श्रृंखला के लिए लिखने वाले अन्य लेखकों में पॉल जेनकिंस, वॉरेन एलिस, ब्रायन एजारेलो, नील गैमन, ग्रांट मॉरिसन, डेनिस मीना और एंडी डीगल शामिल हैं। जॉन रिडवे मूल श्रृंखला कलाकार, साइमन बिस्ले, मार्क बकिंघम, रिचर्ड कॉर्बेन, स्टीव डिलन, मार्सेलो फ्रोसिन, जॉक, डेविड लॉयड, लियोनार्डो मानको और सीन फिलिप्स जैसे कई कलाकारों ने श्रृंखला पर काम किया। कवर कलाकारों में डेव मैकेन, जिन्होंने श्रृंखला के कवर का पहला भाग डिजाइन किया था, टिम ब्रैडस्ट्रीट, जिन्होंने सबसे अधिक डिजाइन किया था, ग्लेन फैब्री, केंट विलियम्स, डेविड लॉयड और सीन फिलिप्स शामिल थे। कॉमिक्स में सेटिंग और नायक ये भी देखें। जॉन कॉन्स्टेंटाइन और हेलब्लेजर पात्रों की सूची। हेलब्लेजर एक समकालीन दुनिया पर आधारित थी। हालांकि पर्दे के पीछे
जादू और अलौकिक संघर्ष की दुनिया थी। हालांकि श्रृंखला की आधिकारिक सेटिंग डीसी यूनिवर्स थी। प्रसिद्ध डीसी पात्रों को शायद ही कभी देखा या उल्लेख किया गया था। हालांकि कुछ डीसी कॉमिक्स पात्र, विशेष रूप से जटना, द फैंटम स्ट्रेंजर, शेड, द चेंजिंग मैन, ड्रीम ऑफ द एंडलेस और द स्वैम्प थिंग जैसे सीमांत अलौकिक पात्र दिखाई दिए। हेलब्लेजर के मुख्य पात्र जॉन कॉन्स्टेंटाइन को एक प्रकार के आत्मविश्वासी व्यक्ति और गुप्त जासूस के रूप में चित्रित किया गया था, जो नैतिक रूप से संदिग्ध चीजें करता था, यकीनन अधिक अच्छे के लिए। वह आमतौर पर छल, कपट और गलत दिशा के माध्यम से विजय प्राप्त करता था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अक्सर पराजित करने की तुलना में अधिक दुश्मन बना लिए। वास्तव में पुस्तक में यह एक सामान्य विषय था कि कॉन्स्टेंटाइन किसी भी स्थायी परिवर्तन को प्रभावित करने या स्पष्ट जीत का आनंद लेने में असमर्थ था। कभी कभी मानव जाति की भलाई के लिए प्रयास करते हुए कॉन्स्टेंटाइन अक्सर चालाकी करने वाला और एक खतरनाक व्यक्ति था, क्योंकि उसके आसपास के लोगों का जीवन और आत्माएं उसके दुस्साहस में खतरनाक रूप से शामिल हो जाती थी। उसने खुद को सीधे हमलों से बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उस पर हमला करने के लिए अक्सर खतरे में पड़ जाते थे। मृत मित्रों की आत्माएं उसे परेशान करती थीं, व्यक्तिगत रूप से या भूतों के समूह के रूप में। कॉन्स्टेंटाइन ने अन्य कॉमिक बुक शीर्षकों में उपस्थिति दर्ज की, जैसे कि क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स, इन्फिनिट क्राइसिस, ग्रीन एरो, ग्रीन लैंटर्न, द सैंडमैन, लूसीफर और शेड द चेंजिंग मैन। वह स्वैम्प थिंग और द बुक्स ऑफ मैजिक दोनों में अपने कई अवतारों में एक आवर्ती सहायक चरित्र थे। अन्य सुपरहीरो या परिवार अनुकूल कॉमिक्स में चरित्र का उपयोग करने के कुछ प्रयासों को संपादकीय जनादेश के कारण बदल दिया गया था, जैसे कि फायरस्टॉर्म और कैप्टन एटम में ग्रेगोरी इलोवोविच रास्पुटिन, जो कॉन्स्टेंटाइन को इंग्लैंड में एक उद्दंड बॉम्बलर के रूप में संदर्भित करता है। डीसी द्वारा कॉन्स्टेंटाइन को अस्वीकार किए जाने के बाद ग्रांट मॉरिसन ने डूम पेट्रोल के लिए विलोबी किपलिंग का निर्माण किया, जिससे उनका स्वरूप विन्नेल एंड आई में रिचर्ड ई ग्रांट के रूप में बदल गया, जिसके बाद फिल फोगलियो को स्टेनली एंड हिज मॉन्स्टर में एम्ब्रॉयस बियर्स बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉन्स्टेंटाइन और विलोबी किपलिंग दोनों को मना कर दिया गया। जॉन कॉन्स्टेंटाइन को 2011 में डीसी यूनिवर्स में फिर से शामिल किया गया था, शुरुआत में ब्राइटेस्ट डे क्रॉसओवर इवेंट शीर्षक सर्च फॉर द स्वैम्प थिंग में, और चल रहे द न्यू 52 शीर्षक जस्टिस लीग डार्क में। 1988-1991 जेमी डेलानो अक्सर कॉमिक में अपने राजनीतिक विचार रखते थे, जैसा कि यहाँ डेव मैकेन द्वारा हेलब्लेजर 3 के कवर में देखा गया है। कलाकृति में जॉन कॉन्स्टेंटाइन को मार्गरेट थैचर की एक क्षतिग्रस्त छवि और पृष्ठभूमि में एक संकेत के पास से गुजरते हुए दिखाया गया है, जिस पर लिखा है, वोटिंग टोरी आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, ये दोनों लंदन जलने का कारण है। पहले 2000 ईस्वी के लिए डीआर एंड क्विंच पर काम करने के बाद एक शीर्षक जिसे जॉन कॉन्स्टेंटाइन के निर्माता एलन मूर ने लोकप्रिय बनाया था, डेलानो को 1988 में तत्कालीन संपादक करिन बर्जर द्वारा अपने स्वयं के कॉमिक में चरित्र का पहला भाग शुरू करने के लिए चुना गया था। डेलानो के प्रदर्शन की विशेषता उनकी राजनीतिक थी। व्यंग्य 1980 और 90 के दशक के उत्तरार्ध में, जैसे कि शहर के फाइनेंसरों का शाब्दिक राक्षस होना और संसद के सदनों से फ्रीमेशन के साथ कॉन्स्टेंटाइन की बैठक। उनके सामने पर्यावरण संबंधी मुद्दे भी उठे, खासकर द फियर मशीन अंक नंबर 15-22 में, जहां जॉन की मुलाकात पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक यात्रा समुदाय से हुई। दरअसल संपादक करेन बर्जर ने डेलानो के प्रस्थान पर इस विडंबना पर ध्यान दिया कि उनका अंतिम अंक उस सप्ताह सौंपा गया था जब थैचर को कार्यालय से बाहर कर दिया गया था। 5 मुख्य कहानियां चल रही थी। पहला, जिसे ओरिजिनल सिंस के रूप में संग्रहित किया गया है, जॉन द्वारा एक राक्षस मेनेमॉथ को भगाने के लिए अमेरिका की यात्रा करने और डेमिनेशन आर्मी नामक एक अजीब पंथ की जांच करने से संबंधित है, जो नेरगल नामक एक राक्षस के साथ रास्ते को पार करता है, जिससे वह राक्षस रक्त प्राप्त करता है, और इस प्रक्रिया में एक पुराने दोस्त गैरी लेस्टर की हत्या करने और जेड नामक एक अन्य दोस्त को धोखा देने के लिए जिम्मेदार होना पड़ा। निम्नलिखित 4 अंक द डेविल यू नो। उनका प्रदर्शन डेंजरस हैबिट से शुरू हुआ, जो 2005 की फिल्म कॉन्स्टेंटाइन का आधार था, और जॉन कॉन्स्टेंटाइन को फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होने और फर्स्ट ऑफ द फॉलन के साथ उनके द्वारा किए गए हताश सौदे से संबंधित था।
और स्वयं को बचाने के लिए नर्क के विभिन्न अन्य स्वामी। खुद को बचाने की कोशिश के दौरान वो आयरलैंड का दौरा करता है और बाद में आयरिश मूल के एक पुराने दोस्त किट रयान से फिर से परिचित हो जाता है। निम्नलिखित कुछ अंक किट के साथ उनके रिश्ते के शुरुआती चरणों का अनुसरण करते हैं। कथानक, रॉयल ब्लड में ब्रिटिश सिंहासन पर एक राक्षस को स्थापित करने की साजिश, और विस्तारित अंक 50 में पिशाचों के राजा के साथ उनकी पहली मुलाकात। इस आर्क में एक छोटी कहानी अतिथि लेखक जॉन स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रमुख आर्क, फियर एंड लोदिंग, जॉन के निजी जीवन के एक उच्च बिंदु को कवर करता है, जिसमें किट के साथ उसका रिश्ता अच्छा चल रहा है और 40वें जन्मदिन की पार्टी जिसमें उसके दोस्त एली, जटन्ना और स्वैम्प थिंग शामिल हैं, भाग लें और बड़ी मात्रा में बुशमिल्स विस्की और मारिवाना बनाने के लिए अपनी विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करें। फिर कहानी उसे नेशनल फ्रंट के साथ उसके व्यवहार, किट के प्रति उनकी धमकियों और उसे आयरलैंड लौटने के लिए छोड़ने के माध्यम से उसके सबसे निचले बिंदु पर ले जाती है। इसके बाद जॉन हार गया और अपने जीवन को भूलने के लिए शराब पीकर सड़कों पर बेघर हो गया। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक पिशाचों का राजा उसका शिकार नहीं कर लेता और उसके राक्षसी खून से उसे जहर दे दिया जाता है और भोर में उसे सूरज की रोशनी में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उनके ठीक होने के बाद कहानी डेमोनेशंस फ्लेम अमेरिका की यात्रा का अनुसरण करती है, जहां कॉन्स्टेंटाइन को उसके पुराने प्रतिद्वंदी पापा मिडनाइट, एक वोडुन जादूगर द्वारा एक वैकल्पिक अमेरिका में रखा जाता है। उसके साथ JFK की आत्मा भी है, जिसे उसके कुख्यात घाव से उसके मस्तिष्क को अपनी जगह पर रखना है। वो अंततः अब्राहम लिंकन की आड़ में फर्स्ट ऑफ द फॉलन में भागने से कुछ समय पहले ही बच निकलना सीखता है। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आता है, जहां वो डबलिन में एक मृत दोस्त की आत्मा से मिलता है, जिससे उसकी हाल की समस्याओं का कुछ समाधान होता है। एनिस की दौड़ रेक एट द गेट्स ऑफ हेल के साथ समाप्त होती है, एक कहानी जो अंततः नस्लवाद की कहानी को एक साथ लाती है। माइलैंड में दंगों के साथ, लंदन में वास्तविक जीवन के ब्रिक्सटन और ब्रॉडवाटर फार्म दंगों की प्रतिध्वनि, बदला लेने का प्रयास फॉलन का पहला डेंजरस हैबिट्स में शुरू हुआ और किट रयान के साथ जॉन के रिश्ते का अंत। जॉन की अंततः पायरेहिक जीत ने इस दौड़ को समाप्त कर दिया और एक नए लेखक के लिए कार्यभार संभालने के लिए अपेक्षाकृत साफ स्लेट छोड़ दी। एनिस ने 1998 में सन ऑफ मैन के साथ शीर्षक पर संक्षिप्त रूप से वापसी की, जिससे शीर्षक पर पॉल जेनकिंस और वॉरेन एलिस के रनों के बीच का अंतर बढ़ गया। यह अधिक अपमानजनक कहानी कॉन्स्टेंटाइन द्वारा एक राक्षस की आत्मा का उपयोग करके पूर्वी लंदन के गैंगस्टर के मृत बेटे को पुनर्जीवित करने के परिणामों के बारे में है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हेल ब्लेजर स्पेशल और हार्टलैंड शीर्षक से 2 विशेष लेख भी प्रकाशित किए, जो किट रयान की आयरलैंड वापसी पर आधारित हैं। इसलिए जॉन ने एपिफेनी को आयरलैंड में छोड़ दिया और जेम्मा का सामना करने के लिए इंग्लैंड लौट आया। उसने अंतिम डार्ट चुरा लिया, जिसमें वह मिश्रण था जिसने उसके राक्षस जुड़वा को मार डाला था, लेकिन अंततः उसे जेम्मा को वापस दे दिया और उससे कहा कि या तो वह उसे मार सकती है और उसके बिना अपना जीवन जी सकती है, लेकिन उसे मारने के लिए अपराध बोध से ग्रस्त हो सकती है, या वह उसे जाने दे सकती है उसकी हत्या के लिए बिना किसी अपराध बोध के। उसके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। जेम्मा ने उस पर तीर चलाया, लेकिन जॉन गायब हो गया। हेलब्लेजर के अंतिम पैनल में जॉन को दिखाया गया है, जो हैरान और पहले की तुलना में बहुत अधिक उम्र का लग रहा है, जो उचित रूप से अ लॉन्ग जर्नीज एंड कहे जाने वाले बार में लोगों से घिरा हुआ है, जो बोतलों से भरे एक शेल्फ के सामने खड़ा है। वर्षों से कॉमिक के कर्मचारी, अन्य लेखक, अतिथि लेखक ग्रांट मॉरिसन, नील गैमन, जॉन स्मिथ, एडी कैम्बल, डार्को मैकन और जेसन एरन थे। जस्टिस लीग, डार्क, कॉन्स्टेंटाइन और DC रीबर्थ। 2011 में ये घोषणा की गई थी कि एक युवा जॉन कॉन्स्टेंटाइन जस्टिस लीग डार्क में अभिनय करेगा, जो सितंबर 2011 के DC यूनिवर्स रीबूट के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए नए शीर्षकों में से एक है। उन्हें शेड, द चेंजिंग मैन, डेड मैन और मैडम जानाडू सहित एक टीम का हिस्सा बनना था, जिसे जस्टिस लीग डार्क के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2011 में DC यूनिवर्स रीबूट के हिस्से के रूप में पीटर मिलिगन ने शीर्षक शुरू किया, जिसमें टीम के एक प्रमुख हिस्से के रूप में जॉन कॉन्स्टेंटाइन का एक वैकल्पिक संस्करण दिखाया गया था। मिलिगन ने जस्टिस लीग डार्क के 8 अंक लिखे। लेखक जेफ लेमायर ने 9वें अंक की जिम्मेदारी संभाली। 8 नवंबर 2012 को DC ने घोषणा की कि हेलब्लेजर को उसके 300वें अंक के बाद रद्द कर दिया जाएगा
और अंक नंबर 1 टास्क 3 के लिए जेफ लेमायर और रे फॉक्स द्वारा लिखित कॉन्स्टेंटाइन और अंक नंबर 4 टास्क 33 के लिए अकेले रे फॉक्स द्वारा लिखित और ड्रॉ किया जाएगा। रेनाटो गुएडेस द्वारा, जिसमें हेलब्लेजर के संस्करण के बजाय युवा न्यू 52 जॉन कॉन्स्टेंटाइन ने अभिनय किया है, जिसे उनके 50 के दशक के अंत में दर्शाया गया है। कॉन्स्टेंटाइन श्रृंखला ने मई 2015 में अपने 23वें अंक के साथ अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिर भी ये किरदार फिर से कॉन्स्टेंटाइन द हेलब्लेजर नामक एक अन्य एकल श्रृंखला में अभिनय करेगा, जो रिले रोस्मो की कला के साथ मिंग डॉयल और जेम्स टाइनियन फोर्थ द्वारा सहलिखित है। 10 जून 2015 को जारी किया गया। लेखिका मिंग डॉयल ने कॉन्स्टेंटाइन को लिखने का मौका मिलने पर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हेलब्लेजर शब्द को चरित्र के शीर्षक में वापस रखने का कारण कॉन्स्टेंटाइन को उस स्थिति में वापस ले जाना था जहां वह था प्रारंभ। 20 जुलाई 2016 को द हेलब्लेजर रीबर्थ नामक एक नई कॉमिक बुक को डीसी रीबर्थ के हिस्से के रूप में जारी किया गया था, जो न्यू 52 से पहले की प्रसिद्ध डीसी कहानियों को रीबूट में वापस लाने के प्रयास में एक प्रमुख पुनः लॉन्च था। यह कथानक जॉन कॉन्स्टेंटाइन से संबंधित है, जो अंततः एक राक्षस द्वारा शापित होने के बाद लंदन लौट रहा है, जिसने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। चार्ल्स चैंडलर और मर्करी जैसे पूर्व हेलब्लेजर पात्रों ने श्रृंखला में उपस्थिति दर्ज कराई और कॉमिक्स साइमन ओलिवर द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने पहले स्पिन ऑफ श्रृंखला हेलब्लेजर प्रेजेंट्स चार्ल्स द नॉलेज लिखी थी। पुनः लॉन्च 2019 जुलाई 2019 में डीसी ने घोषणा की कि हेलब्लेजर को कॉमिक्स की द सैंडमैन यूनिवर्स लाइन के हिस्से के रूप में फिर से लॉन्च किया जाएगा। साइमन स्पूरियर द्वारा लिखित और एरन कैम्बेल द्वारा चित्रित पुनः लॉन्च की गई श्रृंखला 1990 की लघु श्रृंखला द बुक्स ऑफ मैजिक की घटनाओं के बाद शुरू होती है। नवंबर में नियमित श्रृंखला बनने से पहले हेलब्लेजर की शुरुआत हैलोवीन 2019 पर एक शॉट के साथ हुई। कोविड-19 महामारी के कारण श्रृंखला 12 अंकों के बाद समाप्त हो गई। हालांकि न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन 2023 के दौरान यह पता चला कि श्रृंखला को जॉन कॉन्स्टेंटाइन हेलब्लेजर डेड इन अमेरिका नामक एक पुनरुद्धार लघु श्रृंखला मिलेगी, जिसमें स्पूरियर और कैम्बेल की वापसी होगी और प्रकाशन जनवरी 2024 में शुरू होगा। थीम और शैली गुप्त संबंधों को बरकरार रखता है, लेकिन जो बात इसे दुखद काल्पनिक अंधेरे कल्पनाओं से अलग करती है, जो आपको इसके बगल में शेल्फ पर मिलेगी, वो इसका स्पष्ट ज्ञान है कि वास्तविक भयावहता आंखों को गंदा करने वाले मूकाभिनय द्वारा नहीं की जाती है। राक्षस या बेवकूफ नामों वाली काली चीजें। असली आतंक लोगों से आता है। वे दुनिया की सबसे डरावनी चीजें हैं। वॉरेन एलिस के एक परिचय में उन्होंने कॉमिक का वर्णन किया है और ये उसी शैली के अन्य लोगों से कैसे भिन्न है। हेलब्लेजर को पहली बार कॉमिक्स के आधुनिक युग के शुरुआती दिनों में प्रकाशित किया गया था और इसलिए इसके विषय इसके समकालीनों की तरह ही गहरे, तीखे और राजनीतिक और नैतिक रूप से जटिल थे। इस कॉमिक में समकालीन गॉथिक के समान शोर, अत्यथार्थवाद और गुप्त जासूसी कथा तत्वों के साथ अलौकिक और वास्तविक जीवन की भयावहता का मिश्रण था। अन्य कॉमिक पुस्तकों के विपरीत यह अद्वितीय भी है, क्योंकि ये 20 वर्षों की अपनी अवधि में वास्तविक समय का अनुसरण करती है। इसके नायक जॉन कॉन्स्टेंटाइन की हर प्रकाशन में उम्र बढ़ती है। इस वजह से श्रृंखला के लेखक अक्सर अपने युग की संस्कृति और सामाजिक टिप्पणियों को अपने दौर में रखते हैं। जब जेमी डेलानो ने पहली बार 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में श्रृंखला लिखी थी, तो उनके मुद्दे पंक रॉक और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जैसे युग से काफी प्रेरित थे। डेलानो श्रृंखला में अपने राजनीतिक विचार रखने वाले पहले व्यक्ति होंगे, जैसे कि थैचर के शासन के बारे में उनके नकारात्मक विचार और 2005 तक आतंक पर युद्ध भी शामिल है। इसने जॉन कॉन्स्टेंटाइन को उस समय के अन्य कॉमिक बुक पात्रों से अलग बना दिया, क्योंकि वह ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक और सामाजिक अन्याय से लड़ते हैं। प्रकाशित होने के 2 दशकों में हेलब्लेजर को आमतौर पर काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। मुख्यधारा कॉमिक्स की बिक्री हासिल नहीं करने के बावजूद इसने अच्छे आंकड़े बरकरार रखे। लगातार सबसे अधिक बिकने वाले वर्टिगो शीर्षकों में से एक रहा और व्यापार पेपरबैक की स्वस्थ बिक्री द्वारा इसे बनाए रखा गया। आईजीएन की हिलरी गोल्डस्टीन ने इसका वर्णन इस प्रकार किया: कभी कभी अवास्तविक, अक्सर उत्तेजक और लगभग हमेशा मनोरंजक, हेलब्लेजर का रोमांच वर्टिगो द्वारा पेश किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
जाने माने हास्य पुस्तक लेखक वॉरेन एलिस ने भी श्रृंखला को अपना पसंदीदा बताते हुए इसकी प्रशंसा की और इसे 1990 के दशक की सबसे बेहतरीन डरावनी कृतियों में से एक कहा। डीएनए इंडिया के आंद्रे बोर्जेस ने इसे 15 अवश्य पढ़ें ग्राफिक उपन्यास में सूचीबद्ध किया। इसे अपनी तरह के पहले उपन्यासों में से एक के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसके लेखन और कलाकार्य की पूरे दौर में प्रशंसा की गई है। पेस्ट के रॉबर्ट टूटन ने अपने 13 भयानक आधुनिक हॉरर कॉमिक्स में श्रृंखला को नंबर 4 पर सूचीबद्ध किया है, जिसमें कहा गया है कि कॉन्स्टेंटाइन की सबसे भयावह मुठभेड़ें पाठकों को याद दिलाने के लिए सच्चाई के उस हिस्से के काफी करीब पहुंच गई हैं कि वास्तविक जीवन उतना ही भयानक हो सकता है, कोई भी सक्कुबस या दानव पैदा होता है। शीर्षक पर जेमी डेलानो के मूल लेखन को बड़े चाव से देखा जाता है। पत्रकार हेलन ब्रेथवेट ने कहा है, जॉन कॉन्स्टेंटाइन के चरित्र पर उनकी भूमिका की कभी बराबरी नहीं की जा सकती। डेलानो का ओरिजिनल सिंस ग्राफिक उपन्यास हर कॉमिक बुक प्रशंसक के संग्रह में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उनका लेखन एक पाठक में भय और आतंक की अविश्वसनीय भावना पैदा करता है। आईजीएन ने शीर्षक को 25 सर्वश्रेष्ठ वर्टिगो पुस्तकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया और जॉन कॉन्स्टेंटाइन को वर्टिगो के सर्वश्रेष्ठ पात्रों में से एक कहा। गार्थ एनिस की रचना को भी बहुत पसंद किया जाता है, विशेष रूप से डेंजरस हैबिट्स को, जिसे प्रीचर, द बॉयज और द पनिशर पर उनके काम से पहले कॉमिक बुक रिसोर्सेज पर सर्वश्रेष्ठ गार्थ एनिस कहानी के रूप में चुना गया था। उसी लेख में ब्रायन क्रोनिन ने जॉन के एक समय के प्यार किट रायन को श्रृंखला के सबसे यादगार पात्रों में से एक के रूप में वर्णित किया है। हेलब्लेजर पर एनिस और डिलन के प्रदर्शन की लोकप्रियता का श्रेय वर्टिगो को उनकी मौलिक श्रृंखला प्रीचर को प्रकाशित करने के लिए सहमत होने के लिए भी दिया जाता है। एम्पायर ने डेंजरस हैबिट्स कहानी को सही मायने में कॉमिक बुक इतिहास में सबसे मशहूर कहानियों में से एक कहा है। ग्लेन फैब्री, जो एनिस के कार्यकाल के दौरान कवर कलाकार थे, ने 1995 में सर्वश्रेष्ठ कवर कलाकार के लिए आइजनर पुरस्कार जीता। नायक के निर्माता एलन मूर ने जेमी डेलानो के चरित्र चित्रण की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की, डेलानो ने शानदार ढंग से प्रदर्शित किया है कि विक्टोरियन युग के अंत में अंग्रेजी आतंक कोहरे और गैस से जलने वाले पत्थरों से गायब नहीं हुआ था। मूर को श्रृंखला में ब्रायन अजारेलो का प्रदर्शन भी पसंद आया। उन्होंने टिप्पणी की कि अजारेलो और कॉर्बेन ने चरित्र को डाउन, कोल्ड एंड टू द लाइफ पर कब्जा कर लिया। श्रृंखला में अभिनय के दौरान चरित्र को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला। एम्पायर ने अपने सभी समय के 50 महानतम कॉमिक पात्रों में कॉन्स्टेंटाइन को तीसरा स्थान दिया, जबकि आईजीएन ने उन्हें अपने शीर्ष 100 कॉमिक बुक हीरोज में नंबर 29 स्थान दिया और यह किरदार विजार्ड मैगजीन के शीर्ष 200 कॉमिक बुक पात्रों में नंबर 10 स्थान पर रहा। समय, विरासत। मुझे लगता है कि हेलब्लेजर काफी अनोखा है। अमेरिकी पात्रों के प्रभुत्व वाली कॉमिक दुनिया में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन बेशर्मी से ब्रिटिश था, एक खास तरह का दुखी ब्रिटिश। कॉमिक बुक रिसोर्सेज के साथ एक साक्षात्कार में पीटर मिलिगन कॉमिक बुक के आरंभिक रद्दीकरण और चरित्र को डीसी से परिचित कराने के कारण कई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और स्वागत प्राप्त हुआ। मैं वैम्पायर लेखक जोशुआ हेल फियाल्कोव ने दुख व्यक्त किया कि उन्हें कभी भी असली जॉन कॉन्स्टेंटाइन लिखने को नहीं मिलेगा। प्रसिद्ध अपराध लेखक और पूर्व हेलब्लेजर लेखक इयान रैंकिन ने कहा कि कॉन्स्टेंटाइन एकमात्र हास्य पुस्तक चरित्र था जिसके लिए वह कभी लिखना चाहते थे, और एलन मूर की बेटी लिया मूर ने संदेह व्यक्त किया कि कॉन्स्टेंटाइन अन्य लोगों के अलावा हेलब्लेजर की जगह ले सकता है। परिणाम स्वरूप डीसी के सह प्रकाशक डैन डिडियो ने इस निर्णय का बचाव करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हेलब्लेजर ने एक लंबा और अविश्वसनीय रूप से सफल प्रदर्शन किया है और ये उन सभी महान रचनाकारों के लिए टोपी की एक टिप है जिन्होंने पुस्तक पर काम किया है इन वर्षों में। नई कॉन्स्टेंटाइन श्रृंखला उसे डीसीयू में उसकी जड़ों में वापस ले आएगी और उम्मीद है कि ये एक और अविश्वसनीय शुरुआत होगी। कॉमिक अलायंस ने हेलब्लेजर के रद्द होने को वर्टिगो के लिए एक युग के अंत के रूप में वर्णित किया, जबकि इसे 80 के दशक के उत्तरार्ध की मुट्ठी भर कॉमिक्स में से एक बताया जिसने कॉमिक पुस्तकों और उनके पाठकों को बड़े होने में मदद की। हेलब्लेजर ने गुप्त जासूसी कथा शैली की लोकप्रियता और छवि को बढ़ाया और इसे अपने आधुनिक रूप में आकार दिया। शैली के कई आधुनिक उदाहरण जैसे हेलबॉय, सुपरनैचुरल, ग्रिम, द ओरिजिनल्स और द ड्रेसडेन फाइल्स इससे प्रभावित हुए हैं, और श्रृंखला और इसके चरित्र दोनों के कई नकलची विकसित हुए हैं, जैसे क्रिमिनल मैकाब्रे, ग्रेवल, प्लैनेटरी
और अन्य। इसके तत्वों और लॉरेन डाइने शूलर डोनर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है जो मुख्य धारा के युवाओं और परिवार उन्मुख मनोरंजन में माहिर है। वो अपने दिवंगत पति निर्देशक रिचर्ड डोनर के साथ द डोनर्स कंपनी की मालिक थी। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में लगभग 5.5 बिलियन डॉलर की कमाई की है, जिसमें एक्समैन फिल्म श्रृंखला का प्रमुख योगदान भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन। डोनर का जन्म और पालन पोषण क्लीवलैंड ओहियो में हुआ था। उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय में फिल्म का अध्ययन किया और निर्माण और संपादन में विशेषज्ञता हासिल की। एक शिक्षक की सलाह के बाद वो मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की उम्मीद में लॉस एंजलिस चली गईं। कैरियर। चूंकि डोनर ने लॉस एंजलिस में शैक्षिक और चिकित्सा फिल्मों के सहायक संपादक के रूप में काम किया था, एनबीसी मुख्यालय में एक आकस्मिक बैठक के कारण उन्हें अपना डेटा वहीं छोड़ना पड़ा। द टुनाइट शो के क्रू द्वारा कैमरों के बारे में सिखाए जाने के बाद शूलर ने एनबीसी से स्थानीय समाचारों पर काम करने के लिए कहा। बाद में उन्होंने मेट्रो मीडिया पर फ्रीलांस किया, रॉक कॉन्सर्ट शूट, सिटकॉम और टीवी फिल्मों पर काम किया। डोनर पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक दुर्लभ कैमरा वुमन थी। आईएटीएससी इलेक्ट्रिकल और कैमरा गिल्ड 656 में भर्ती होने वाली पहली महिला थी। अंततः डोनर ने 1976 में एबीसी के वाइड वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट में शामिल होकर एक सहयोगी निर्माता के रूप में काम करने का फैसला किया। एक यातायात दुर्घटना के बाद, जिसके कारण उन्हें महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, डोनर ने पटकथा लेखक दोस्तों के साथ काम करना शुरू किया और मोटाउन प्रोडक्शंस में एक रचनात्मक कार्यकारी कहानी संपादक बन रही। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे 1978 की स्क्रिप्ट पर उनके इनपुट ने उन्हें उस फिल्म के लिए एक सहयोगी निर्माता बनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने 1979 में प्रशंसित एमेच्योर नाइट एट द डिक्सी बार एंड ग्रिल के साथ टेलीविजन निर्माण में पदार्पण किया, जो रॉबर्ट अल्टमैन की नैशविल की शैली में जोएल शूमाकर द्वारा लिखित और निर्देशित एक टेलीविजन फिल्म थी। उन्हें सीधे एनबीसी प्रोग्रामिंग निदेशक चार्ल्स एंगल से पूछकर नौकरी मिल गई। फीचर फिल्म निर्माण करियर। मोटाउन में काम करने के दौरान डोनर नेशनल लैम्पून के लेखक जॉन ह्यूजेस के निजी दोस्त बन गए और उन्हें एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए मना लिया, जो उनकी पहली फीचर फिल्म निर्माता बन जाएगी। 1983 की कॉमेडी हिट मिस्टर मॉम, जिसमें माइकल कीटन ने अभिनय किया था। अगले वर्ष उन्होंने रिचर्ड डोनर को लेडी हॉक को निर्देशित करने के लिए राजी किया और दोनों में प्यार हो गया, और फिल्म रिलीज होने के एक साल बाद 1985 में उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने अपने पति की केवल 2 और फिल्में रेडियो फ्लायर 1992 और टाइमलाइन का निर्माण किया 2003। उन्होंने कहा कि उनके पेशेवर रिश्ते ने उन्हें एक्शन फिल्मों में काम करने का तरीका सीखने में मदद की। अगर मैंने ये नहीं देखा होता कि वो एक्शन फिल्में कैसे करते हैं, तो मेरे पास एक्समैन या कॉन्स्टेंटाइन बनाने का साधन भी नहीं होता। शूमाकर और ह्यूजेस के साथ उनके अनुभव ने उन्हें ब्रैड पैक अवधि की दोनों मौलिक फिल्मों सेंट एल्मो फायर 1985 और प्रिटी इन पिंक 1986 का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया। डोनर के लिए 1993 का वर्ष विशेष रूप से सफल रहा, जिसमें उन्होंने 2 ठोस हिट फिल्में दी। डेव, एक घरेलू राजनीतिक कॉमेडी, और फ्री विली, एक लड़के और उसकी व्हेल के बारे में एक पारिवारिक फिल्म। डोनर द्वारा निर्मित आखिरी एक्समैन फिल्में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और डेडपूल थीं। व्यक्तिगत जीवन। डोनर के पास उदार राजनीतिक विचार हैं और वह उन फिल्मों पर काम करना पसंद करती हैं जो उनकी मान्यताओं को व्यक्त करती हैं। राजनीति के लिए डेव, समुद्री जीवन के लिए फ्री विली और पशु अधिकारों के लिए होटल फॉर डॉग्स। वह कैनाइन साथियों को वार्षिक दान देती है। उन्होंने प्लान्ड पेरेंटहुड और ट्रिपिपल के सलाहकार बोर्डों में काम किया है। वह ल्यूपसेले की लंबे समय से बोर्ड सदस्य हैं। डोनर हाल ही में एमपीटीएफ मोशन पिक्चर फिल्म टेलीविजन फंड के बोर्ड में शामिल हुए हैं। वह लॉस एंजलिस में सीडर सिनाई अस्पताल और यूसीएलए अस्पतालों के साथ साथ बोस्टन विश्वविद्यालय का भी समर्थन करती हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। डोनर को 2008 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे एक स्टार मिला है। 2006 में डोनर को जेनिफर लोपेज और डाइने वॉरेन के साथ वुमेन इन फिल्म क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2019 में बोस्टन विश्वविद्यालय से मानव पत्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की और बोस्टन विश्वविद्यालय में सॉम के लिए प्रारंभ वक्ता थीं। उन्हें और रिचर्ड डोनर को 2006 में द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया था। द डोनर्स को 2008 में ल्यूप सेले द्वारा द लूप अवार्ड दिया गया था। द डोनर्स को नवंबर 2008 में द ओजाई फिल्म फेस्टिवल की ओर से
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। 2013 में डोनर्स को सीडर सिनाई मेडिकल सेंटर की महिला गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया। 2020 में शूलर डोनर को द अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स ACE द्वारा द गोल्डन एडी से सम्मानित किया गया। उनके पति रिचर्ड डोनर का 5 जुलाई 2021 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। माइकल E. उसलान, जन्म 2 जून 1951, एक अमेरिकी वकील और फिल्म निर्माता है। उसलान ने लेखन और शिक्षण में भी हाथ आजमाया है। उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय में कॉमिक बुक लोक कथाओं पर एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले पहले प्रशिक्षक के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। उसलान का जन्म बेयोन, न्यू जर्सी में हुआ था और वो बहुत कम उम्र से ही एक उत्साही कॉमिक बुक संग्रहकर्ता थे। उनके पास एक संग्रह था जिसमें बैटमैन का दूसरा अंक और पहली सुपरमैन कॉमिक सहित अन्य शामिल थे। वह ओशन टाउनशिप, मॉनमाउथ काउंटी, न्यू जर्सी में पले बढ़े और 1969 में ओशन टाउनशिप हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस समय तक उनके संग्रह ने उनके घर के गैराज को 30,000 कॉमिक पुस्तकों से भर दिया था। बैटमैन कॉमिक्स में निहित अंधेरे का प्रशंसक, वह 60 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला में चरित्र के कैंपी चित्रण से निराश था, जो उसलान की किशोरावस्था के दौरान अपनी लोकप्रियता के चरम पर था। इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ ब्लूमिंगटन में एक ही समय में स्नातक और स्नातक होने के दौरान 300 से अधिक बायोडाटा भेजकर फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए उसलान ने IU में प्रायोगिक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए एक पाठ्यक्रम विचार विकसित किया। कैरियर शिक्षण। उसलान याद करते हैं कि रॉजर स्टर्न कॉमिक बुक इतिहास और कला पर 1 घंटे का क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम पढ़ा रहे थे, जबकि वो द कॉमिक बुक हीरो पर IU फ्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम का आनंद ले रहे थे। स्टर्न और उसलान को पता चला कि उनकी साझा रुचियां हैं, और जब स्टर्न अब पाठ्यक्रम पढ़ाना बर्दाश्त नहीं कर सके, उसलान ने इसे अपने हाथ में ले लिया और इसे एक ऐसे पाठ्यक्रम में बदल दिया जिसने कॉमिक्स के लिए एक अकादमिक दृष्टिकोण अपनाया जो इसके इतिहास में विभाजित था। लोकगीत, कला, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और साहित्यिक शैक्षणिक मूल्य, उनकी प्रासंगिकता और कल्पना के चरणों, सेंसरशिप के कई पहलुओं, अन्य मीडिया पर उनके प्रभाव, पेंसिलिंग और स्याही शैलियों, उनके मनोवैज्ञानिक निहितार्थ, वर्तमान और भविष्य के रुझान, और स्कूल प्रणालियों में कॉमिक्स की भूमिका। उसलान का इरादा था कि कॉमिक्स पर उनका पाठ्यक्रम छात्रों को इतिहास, भौतिकी या रसायन विज्ञान के बराबर कॉलेज क्रेडिट के पूरे 3 घंटे देता है। स्नातक के रूप में पाठ्यक्रम पढ़ाने के योग्य होने के लिए उसलान को हेनरी ग्लासी में एक प्रायोजक मिला, जो लोकगीत विभाग में एक प्रोफेसर थे, जो सुपर हीरो को नॉर्स, मिस्र और ग्रीक पौराणिक कथाओं के तार्किक वंशज के रूप में देखते थे। कला और विज्ञान महाविद्यालय के डीन ने उसलान के पाठ्यक्रम की प्रकृति को चुनौती दी, लेकिन अपनी स्वीकृति दे दी। उसलान का पाठ्यक्रम, जिसे उस समय द कॉमिक बुक इन सोसाइटी नाम दिया गया था, इस प्रकार कॉमिक पुस्तकों के गंभीर अध्ययन पर पहला मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम बन गया। उसलान ने गुमनाम रूप से एक स्थानीय अखबार के रिपोर्टर को फोन करके और पाठ्यक्रम के बारे में शिकायत करके अपनी कॉमिक बुक क्लास के लिए प्रसिद्धि हासिल की। टीवी क्रू ने पाठ्यक्रम की पहली 5 बैठकों को फिल्माया, जिसे तब तक द कॉमिक बुक इन अमेरिका कहा जाता था, जिसमें जॉन चांसलर का NBC न्यूज़ भी शामिल था। प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग वक्ताओं को आमंत्रित करने का इरादा रखते हुए उसलान ने पाया कि डैनी ओनील को कक्षा द्वारा इतनी बार वोट दिया गया था कि वो नियमित आमंत्रित सदस्य बन गए। उसलान ने नोट किया कि बॉब रोजाकिस ओनील के पक्ष में पारित होने वालों में से थे। प्रेस कवरेज के कारण उसलान को कई कॉलेजों और हाई स्कूलों में व्याख्यान देने के साथ साथ रेडियो और टीवी पर टॉक शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी पहली टेलीविजन उपस्थिति लेखक स्टीव एंगलहार्ट और गैरी कॉनवे के साथ थी। इसके कारण स्टैन ली को भी फोन कॉल आए और अंततः DC कॉमिक्स की ओर से नौकरी की पेशकश की गई। उसलान ने अपने पाठ्यक्रम द कॉमिक बुक इन अमेरिका, इंडियाना यूनिवर्सिटी 1971 से संबंधित एक पाठ्य पुस्तक लिखी। इंडियाना यूनिवर्सिटी में उसलान प्रैक्टिस के प्रोफेसर हैं। 2014 में उसलान ने इंडियाना विश्वविद्यालय में प्रैक्टिस के प्रोफेसर के रूप में निर्देश देना शुरू किया और छात्रों को फिल्म और टेलीविजन उद्योग में उनके संभावित करियर के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए मीडिया स्कूल पाठ्यक्रमों में अनुभवात्मक शिक्षा लागू कर रहे हैं।
वह जिन कक्षाओं में निर्देश देते हैं, लाइव फ्रॉम एलए, प्रोज मेक मूवीज और बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन मोशन पिक्चर्स में उन लोगों को लाना शामिल है जिन्होंने फिल्म उद्योग की वास्तविकताओं पर छात्रों से बात करने के लिए हॉलीवुड में हर रोज काम किया है। लेखन। उसलान ने अपनी पहली कॉमिक्स लेखन का प्रयास 1975 में द शैडो के डीसी कॉमिक्स संस्करण और प्रकाशन प्रतियोगी चार्ल्टन कॉमिक्स के चार्ल्टन बुलसाई में किया। उन्होंने 1975 में डीसी कॉमिक्स के लिए बियोवुल्फ का एक कॉमिक बुक रूपांतरण भी लिखा। मोशन पिक्चर्स में जाने से पहले उन्होंने कुछ बैटमैन कॉमिक्स लिखी। उन्होंने स्टैन ली की जस्ट इमेजिन की शुरुआत की और इसमें जॉन सेवरिन, जीन कॉलन और रिचर्ड कॉर्बिन जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ लघु कहानियों का योगदान दिया। फीचर फिल्म के निर्माण से पहले उन्होंने कुछ द स्पिरिट कॉमिक्स लिखी। बीच में केवल कुछ संक्षिप्त लेखन और संपादन के साथ उसलान ने 2009 की 6 भाग वाली कहानी आर्ची मैरिज वेरोनिका की पटकथा लिखी। 2011 में उनकी आत्मकथा द बॉय हु लव्ड बैटमैन का प्रकाशन हुआ। इसके बाद उसलान ने 2012 में डॉक्टर ट्रेविस लैंगली की विली एंड सन्स की किताब बैटमैन एंड साइकोलॉजी अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट की प्रस्तावना लिखी। 2021 में यह घोषणा की गई थी कि द बॉय हु लव्ड बैटमैन को डार्क नाइट्स एंड डे ड्रीम्स नामक ब्रॉडवे नाटक में रूपांतरित किया जाएगा। मूवी पिच और फिल्म अधिकार स्वामित्व। डीसी कॉमिक्स में उसलान के पूर्व काम के कारण वह स्वैम्प थिंग और द रिटर्न ऑफ स्वैम्प थिंग के फिल्मांकन के दौरान एक व्यावहारिक निर्माता बन गए। उसलान बेंजामिन मिल्निकर की संपत्ति के साथ एक फिल्म अधिकार धारक हैं। इस जोड़ी को 2018 में मिल्निकर की मृत्यु तक वार्नर ब्रदर्स की सभी बैटमैन फिल्मों में कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है। टिम बर्टन की 1989 की फिल्म से शुरू होकर और द बैटमैन को जारी रखते हुए इसमें विभिन्न डायरेक्ट टू वीडियो फीचर लेंथ फिल्में भी शामिल हैं, जिनमें बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज और द बैटमैन पर आधारित फिल्में भी शामिल हैं। उसलान और मेल्निकर को स्वैम्प थिंग टीवी श्रृंखला और 2008 की द स्पिरिट फिल्म सहित अन्य में कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। अन्य श्रेय इनमें वेनेसा रेडग्रेव अभिनीत 3 सॉवरेन्स फॉर सारा 1985, पीबीएस पर सलेम विच ट्रायल्स से संबंधित अमेरिकी प्लेहाउस श्रृंखला का हिस्सा और बच्चों का भूगोल शिक्षण टीवी शो वेयर ऑन अर्थ इज कार्मेन सैंडिएगो शामिल हैं। उसलान ने 1980 के दशक के कार्टून डायनासोर्स का निर्माण और सह निर्माण किया और श्रृंखला पर कुछ एपिसोड लिखे। उसलान और मेल्निकर डिज्नी के नेशनल ट्रेजर के सहयोगी निर्माता भी थे। उन्हें जुलाई 2020 में स्टैनली यूनिवर्स आईपी के उपयोग पर जीनियस ब्रांड्स को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। दान और अन्य कार्य। डेलानो की दौड़ द गोल्डन चाइल्ड के साथ समाप्त हुई, जहां जॉन को मार्ज और मरकरी के साथ फिर से मिला, जो उसे ये पता लगाने में मदद करते हैं कि उसने गर्भ में अपने अधिक आदर्श जुड़वां की हत्या कर दी। एक विस्तारित कहानी में परिणत हुआ जिसमें अन्य जुड़वां के साथ क्या होता उसके स्थान पर जीवित रहने का पता चला है। उनके प्रदर्शन के दौरान एक स्टैंड अलोन मुद्दा हेलब्लेजर एनुअल नंबर 1 भी था, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन की वंशावली की खोज की गई थी और जॉन के पंक बैंड म्यूकस मेम्ब्रेन के गीत वीनस ऑफ द हार्ट सेल का वीडियो दिखाया गया था। जेमी डेलानो ने कई मौकों पर खिताब पर वापसी की। गर्थ एनिस और पॉल जेनकिंस के हेलब्लेजर पर चलने के बीच उन्होंने अंततः ये कहानी बताई कि जॉन का सबसे अच्छा दोस्त चास उस पर कर्जदार क्यों है, और वो अंक 250 में 5 क्रिसमस कहानियों में से एक के लिए फिर से लौटा। उन्होंने 1995 में लघु श्रृंखला द हॉररिस्ट और 2000 में बैड ब्लड भी लिखी। दोनों में जॉन कॉन्स्टेंटाइन थे। 2010 में स्वैम्प थिंग में जॉन कॉन्स्टेंटाइन की पहली उपस्थिति की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कलाकार जॉक के साथ एक हार्ड कवर ग्राफिक उपन्यास हेलब्लेजर पैंडेमोनियम के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण वापसी की गई थी। पिछली मूवी की बात कर ले तो वो भी बहुत ही बेहतरीन थी। उसके बजट के बारे में बात कर ले तो 70 से लेकर तकरीबन 80 मिलियन डॉलर्स के बीच में इसका बजट था और इसकी जो अर्निंग है वो मैं आपको बता दूँ 230 मिलियन डॉलर्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लेंथ इसकी एक तरह से देखने को मिली थी और इसी के साथ कलेक्शन भी इसका बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला था। बाकी अपकमिंग पार्ट की जितनी भी अपडेट हैं वो मैंने आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।